हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम हिंदी में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती जाती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछने लगती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ पुस्तक पढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि वयस्क प्रश्न पूछता है बालिका से और आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कहता है? फिर दोनों की भूमिका बदल जाती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है कि कथा वाचन। तो वाचन की तो बात हो नहीं रही, पढ़ने की बात हो रही है। ऑप्शन बी कहता है मॉडल पठन। तो मॉडल भी दे कि भाई मॉडल पठन की भी बात नहीं हो रही क्योंकि मॉडल दिखा कि कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन सी कहता है साझा पठन। तो साझा पठन क्या होता है? साझा पठन वो होता है जिसमें टीचर हेल्प करता है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो हमारा साझा पठन होता है कि भाई टीचर हेल्प करता है बच्चे को। तो यह भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है? समभाषिक पठन। तो समभाषिक पठन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि समभाषिक पठन में क्या होता है कि जो है पहले बच्चे को क्या करते हैं, कहानी मतलब एक आपके स्टूडेंट में क्वेश्चन पूछा गया है कि दादी नानी ने कहानी पहले बच्चे को सुनाई और फिर उससे प्रश्न पूछे, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया जानने की उन्होंने कोशिश करी। तो यही यहाँ पे कह रहा है। तो इसमें वयस्क यानी कि टीचर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई भी वयस्क हो सकता है। पहले वयस्क बालिका से प्रश्न पूछता है, फिर बालिका वयस्क से प्रश्न करती है, यानी कि एक दूसरे की प्रतिक्रिया यहाँ पे जान रहे हैं। तो ऑप्शन ये क्या कहलाएगा? तो ये समभाषिक पठन कहलाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 6 में पढ़ने वाला विद्यार्थी रहीम किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय उसका अर्थ समझने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है। वह पठन के किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा 6 में पढ़ने वाला विद्यार्थी रहीम किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय उसका अर्थ समझने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। वह पठन के किस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है? यानी कि वो अर्थ को समझने के लिए क्या कर रहा है? अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है टॉप डाउन मॉडल, ऑप्शन बी कहता है बॉटम अप मॉडल और ऑप्शन सी कहता है प्रक्रिया मॉडल और ऑप्शन डी कहता है उत्पाद मॉडल। तो प्रक्रिया और उत्पाद तो ये लेखन में प्रयोग होते हैं, तो ये दोनों हमारे इनकरेक्ट हो गए। दो प्रकार के मॉडल होते हैं, एक होता है हमारा टॉप डाउन मॉडल और एक होता है हमारा बॉटम अप मॉडल। टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है कि टॉप से नीचे की ओर जाते हैं। क्या करते हैं? टॉप से नीचे की ओर, यानी कि कहानी से पहले कहानी आएगी तो कहानी से पहले हमने क्या जाना? वाक्यों के बारे में जाना। कहानी से पहले क्या जाना? वाक्य के बारे में। और वाक्य से पहले किसके बारे में जाना? शब्दों के बारे में जाना। और शब्दों के बारे में जानने से पहले उसके हमने क्या जाना? ध्वनियों और ध्वनि स्वनिम के बारे में जाना। तो ये हमारा क्या होता है? टॉप डाउन मॉडल। क्या होता है? टॉप डाउन मॉडल, यानी कि कहानी से पहले हमने वाक्यों के बारे में जाना और वाक्यों के पहले हमने शब्दों के बारे में जाना, शब्दों के पहले हमने स्वनिम यानी कि ध्वनियों के बारे में जाना, यानी कि टॉप से नीचे की ओर जा रहा है। और एक हमारा जो बॉटम अप होता है, तो बॉटम अप में जो है प्रक्रिया बदल जाती है। पहले क्या होता है? स्वनिम यानी कि ध्वनियों के बारे में जाना, फिर शब्दों के बारे में जाना, फिर वाक्यों के बारे में जाना और फिर कहानी के बारे में जाना। तो ये हमारा बॉटम हो जाता है। और जो टॉप डाउन होता है उसमें क्या होता है? पहले कहानी से पहले वाक्य के बारे में जानना, फिर शब्दों। और यहाँ पे पूछ रहा था कि अर्थ समझने के लिए पूर्व ज्ञान का, यानी कि वो अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि वो टॉप से
नीचे की ओर जाने की बात यहाँ पे हो रही है। जब आप अपने पूर्व ज्ञान से हमेशा हेल्प कर लेते हैं, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर, तो वो हमारा क्या होता है, टॉप डाउन मॉडल होता है। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, वो हमारा क्या होता है, बॉटम अप मॉडल होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सुनना कौशल में शामिल है। क्या कह रहा है कि सुनना कौशल में शामिल है। तो ऑप्शन ए कहता है कि सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य व प्रतिक्रिया, तो ये तो हमारा करेक्ट भैया करेक्ट है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं कि होता क्या है कि दूसरों की बात सुनने में आपकी क्या हो, रुचि हो, धैर्य हो, प्रतिक्रिया हो, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। ऑप्शन डी कहता है शांतिपूर्ण सुनना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो, सिर्फ सुनना ही नहीं शांतिपूर्ण हो, मतलब क्या करें, उसमें रुचि भी लें, धैर्य भी करें, और धैर्य भी हो और प्रतिक्रिया भी हो, ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, कथन ए क्या कहता है, ये ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटह कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है। क्या कह रहा है कथन ये हमारा कि ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया जो कर्णपटह यानी कि कान के पर्दे से टकराती है, श्रवण के रूप में जानी जाती है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या हो, ध्वनि क्या होती है, कान के पर्दे से टकराती, तभी तो सुनते हैं, जानते हैं, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन भी क्या कहता है कि संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहले मुख्य गतिविधि है जो प्रक्रिया देती है। क्या कह रहा है कथन कि संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहले मुख्य गतिविधि है जो प्रक्रिया देती है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो, कम्युनिकेशन, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, पहले आप सामने वाले की बात सुनेंगे, फिर वैसे ही आप प्रतिक्रिया देंगे, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कथन ए और कथन बी हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए और बी हमारे दोनों सही हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकता है। क्या कह रहा है कि एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशल का विकास कैसे कर सकता है। किस कौशल की बात हो रही है, श्रवण कौशल की। ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जो वे निष्क्रिय होकर सुनते हैं, तो निष्क्रिय होकर तो गलती हो गया, क्या करते हैं, सक्रिय हो, बच्चा क्या हो, सक्रिय होके सुने, तो ये गलत है। ऑप्शन बी कहता है कि शिक्षार्थियों से कक्षा में व कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करें, तो ऐसा थोड़ी ना है ऑप्शन, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। कि सी कहता है कि अन्य भाषिक कौशलों को समृद्ध किए बिना केवल श्रवण कौशल पर ही ध्यान दें, तो मतलब अन्य कौशल को छोड़कर केवल श्रवण भाषा कौशल पर ही ध्यान देना, तो ऐसा नहीं है। भाषा के चारों कौशल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि शिक्षार्थी के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो सकें, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जहाँ पे बच्चा को कई तरीके के अवसर दिए जाए, जहाँ बच्चा एक्टिव है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, रोमी कक्षा को पढ़ाती है, पाठ्य में दिए गए नाटकों के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि रोमी कक्षा को पढ़ाती है, पाठ्य में दिए गए नाटकों के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके। ऑप्शन ए कहता है स्वस्वर वाचन, तो स्वस्वर वाचन की तो यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, नाटक की बात हो रही है। ऑप्शन बी कहता है भूमिका निर्वाह, तो भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले, तो हाँ नाटक कराएंगे तो रोल प्ले बढ़िया सा करा देंगे, जिस मतलब कि बच्चों को क्या करेंगे, जो नाटक है वो उनको पात्र बना देंगे और जो बच्चे देखेंगे तो उसमें रुचि ज़्यादा लेंगे ना, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले। किसका इस्तेमाल करेंगे, रोल प्ले। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सुनना बोलना कौशल के
विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है, यानी कि जिसमें सुनना कौशल भी हो और बोलना कौशल भी हो। ऑप्शन ए कहता है कविता याद करवा कर बुलवाना, तो रटने की तो बात एनसी अब करता ही नहीं, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो हाँ, पहले आप क्या करेंगे, बच्चों के पहले कहानी सुनाएंगे और फिर उसके क्या करेंगे, उसकी प्रतिक्रियाओं को जानेंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि कैसी लगी आपको कहानी, अच्छा ये प्रश्न बताओ, ये इसका प्रश्न करेंगे, आप उससे आंसर पूछेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि पहले हमने कहानी सुनाई और फिर बच्चे ने बोला, तो ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सुनना बोलना दोनों कौशल हमारे इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, तो इसमें तो सिर्फ सुनना ही कौशल आएगा। ऑप्शन डी कहता है अंताक्षरी गतिविधि का आयोजन करना, तो अंताक्षरी तो जो है अच्छा ऑप्शन हमारा हो सकता था, लेकिन उससे भी बढ़िया हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अंताक्षरी में क्या होता है, हमने गाना गाया, हाँ तुम गाओ, तो ये हो सकता, मतलब अगर जो बी नहीं होता तो हो सकता था सही, लेकिन ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि हमने कहानी कहना पहले हमने सुनाई फिर बच्चों से पूछी, तो सुनना और बोलना दोनों कौशल हमारे आ गए, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रस्तुत संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रस्तुत संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है, यानी कि शब्दों के अर्थ को समझने पर जहाँ पर बल दिया जाए। ऑप्शन ए कहता है संरचनात्मक उपागम, तो संरचनात्मक उपागम की तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है संप्रेषणात्मक उपागम, यानी कि कम्युनिकेशन बातचीत की भी बात नहीं हो रही, यहाँ तो शब्दों के अर्थ को समझने की बात हो रही है। और ऑप्शन डी कहता है बॉटम अप, तो बॉटम अप अपने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्या होता है बॉटम अप में, कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, ये हमारा क्या होता है, बॉटम अप होता है। ऑप्शन डी कहता है समग्र भाषा उपागम, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि समग्र भाषा उपागम में यानी कि अर्थ के जानने पर फोकस किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे शब्दों के अर्थ को जानने पर फोकस किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, समग्र भाषा उपागम, जो रचनावाद पर आधारित होता है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन आ क्या कहता है कि मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है या भापने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। क्या कह रहा है कथन हमारा कि मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है या भापने की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अध्यापक बच्चों के विचारों को जानना चाह रहा है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मूल्यांकन का कौशल उपागम क्या है कि अध्यापक बच्चों के बारे में जानना चाहता है, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब तर्क क्या कहता है कि लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षा द्वारा पूरा किया सकता है। लेखन और श्रवण यानी कि दो परीक्षाओं को बांटा सकता है और एकीकृत करके परीक्षाओं को द्वारा पूरा किया सकता है, यानी कि क्या कह रहा है कि लेखन और जो श्रवण परीक्षा है उसको कई उपकौशलों में बांट सकते हैं और एकीकृत भाषा द्वारा पूरा किया सकता है। यानी कि क्या कर सकते हैं, सीधे समझिए कि यदि आपने दो लैंग्वेज ली हैं तो फिर क्लास में दोनों को इंटीग्रेट करके पढ़ाना, यानी कि एकीकृत करके पढ़ाना, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि एकीकृत भाषाओं द्वारा पूरा किया सकता है श्रवण और लेखन और श्रवण की परीक्षा को, तो ऑप्शन तो तर्क भी हमारा करेक्ट हो जाएगा और कथन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, वो उसमें मूल्यांकन की बात हो रही थी, इसमें कौशल की बात हो रही है। अपने में तो दोनों सही है, लेकिन क्या है, अलग अलग सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है, जो बा है वो आ की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि आ और बा दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी
गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए कहता है कि रेडियो समाचार सुनना, तो ये तो सिर्फ सुनने की बात हो रही, तो यहाँ पे सिर्फ श्रवण की कौशल का विकास होगा, वाचन का नहीं होगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि कहानी सुनाकर उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या हो कि बच्चे को हम पहले कहानी सुनाएंगे तो सुनना कौशल हो गया हमारा श्रवण, और फिर उसको क्या करेंगे, बच्चे की प्रतिक्रिया को जानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब उनसे पूछेंगे तो वो लोग बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वाचन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि पाठ श्रवण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही सलाह है। श्रवण कौशल की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन ए कहता है कि श्रव्य रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले श्रव्य कार्य से संबंधित विस्तृत लेख पढ़ने के लिए दिए जाएं, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो सकता है, क्योंकि क्या करें कि अगर किसी चीज़ को आपको सुनना है तो आप क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ने के लिए आप बच्चे को दे सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि निष्कर्ष सुनते समय ची ची आवाज़ करने वाले पेन से बोर्ड पर लिखना, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो लेखन कौशल की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कहता है कि एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग ना सुनाई जाए, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार से अधिक रिकॉर्डिंग नहीं है, बच्चे को जितनी बार उसको समझ में आए उतनी बार आप उसको रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है कि यदि श्रव्य सामग्री विद्यार्थी के स्तर के उपयुक्त है तो बीच बीच में रोका ना जाए, तो रोका क्यों नहीं जाए भाई, अगर उस विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है तो उसको रोका जाए और क्या किया जाए, समझाया जाए, और अगर उसको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो उसको क्या किया, मदद की जाए, इसको फोल्डिंग किया जाए, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या किया जाए, बच्चे को किसी पाठ को पढ़ने के लिए दिया जाए और फिर क्या किया जाए, उसको सुना जाए, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। स्वस्तर पठन गतिविधियां हैं। क्या कह रहा है कि स्वस्तर पठन गतिविधियां हैं। स्वस्तर पठन क्या होता है, स्वयं के साथ पढ़ना या उच्चारण के साथ पढ़ना। तो ऑप्शन ए कहता है कि पढ़ना लिखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी कहता है कि पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं, लाभदायक है ना। ऑप्शन सी क्या कहता है कि केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि उच्च स्तर के जो लोग होते हैं उनके लिए लाभदायक क्यों नहीं भाई स्वस्तर पठन। ऑप्शन डी कहता है कि पठन के उच्च स्तर तक पहुंचे गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, लाभदायक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, पढ़ना लिखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है स्वस्तर पठन। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते, तब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, यह उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, वे कौन सी त्रुटियां हैं जो बच्चे सामान्यतः तब करते हैं जब वे किसी स्वर या व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते, जब वे तेजी से वाचन करते हैं और किसी विशेष अक्षर को कहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, या उनके स्वनिम स्तर को प्रभावित करती है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वर और व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं बच्चे और क्या करते हैं, तेजी से वाचन कर देते हैं और अक्षर को कहने में उनको क्या होती है, कठिनाई का अनुभव वो करते हैं। यानी कि कोई कठिन शब्द आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन वो कि उनको दिक्कत है। तो ऑप्शन ए कहता है कि कोश विषयक, ऑप्शन बी कहता है कोश विषयक, तो यहाँ पे नहीं हो रहा। ऑप्शन बी कहता है वर्तनी, तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन की यहाँ पे बच्चे के अंदर क्या है, कमी है कि वो क्या कर रहा है, उच्चारण नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कल्पना करें कि आप किसी
गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? यानी कि क्या कह रहा है कि एक भाषा वैज्ञानिक को अपने विद्यालय में आपने आमंत्रित किया है और उसका क्या कर रहे हैं, उसके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजना के बारे में पूछ रहे हैं। तो कौन सी श्रेणी को इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे, कौन से कौशल हो सकते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है श्रवण और लेखन, तो लेखन की तो कोई बात ही नहीं हो रही। ऑप्शन बी कहता है श्रवण और वाचन, यानी कि उनके विचारों को जानेंगे और वाचन यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बोल रहे हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। श्रवण यानी कि उनके विचारों को आप जानेंगे, सुनेंगे और फिर क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वाचन करेंगे। अब ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। पठन और श्रवण गतिविधि, यहाँ पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है वाचन और लेखन, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और उनके क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि बोलना हो जाएगा, वाचन हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल BICS और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता CALP के बारे में क्या सही है? यानी कि बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी कि BICS की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। क्या होती है? बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। ये क्या होती है? एक अनौपचारिक भाषा होती है। इसको क्या करते हैं, अनौपचारिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें जैसे दोस्त यारों के, रिश्तेदारों, जैसे दोस्त के साथ, यार के साथ हम लैंग्वेज में बात करते हैं, रिश्तेदार फ्रेंड्स के साथ, अरे यार बताओ कैसे हो, ये वो। तो ये क्या होती है हमारी है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, यानी कि BICS होती है। आगे क्या कहता है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कि CALP। तो CALP क्या होती है? CALP होती है कि कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये क्या होती है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ये किसी लैब या किसी स्कूल या इंटरव्यू इन सब में बोली जाती है। जैसे कि स्कूल में बोलते हैं यस सर, नो सर, और हम किसी इंटरव्यू के लिए आते हैं तो कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऑफिशियल ही भाषा का प्रयोग करते हैं। लैब में भी हम क्या करते हैं, ऑफिशियल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है कि CALP BIS के लिए दूसरा शब्द है, तो ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन है कि CALP BIS का विस्तार है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि CALP BICS से संबंधित नहीं है, तो संबंधित है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि CALP BIS से भिन्न है, तो ऑप्शन डी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या है, ये दोनों भिन्न है। तो ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।